आज हम भाग 2 को पढ़ते हैं और जो कि डीएलएड सेकंड पेपर का भाग सेकंड है। और इसको आगे बढ़ने से पहले आप ढेर सारा आपका प्यार चाहिए मुझे, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ढेर सारा जितना हो सके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बाल शिक्षा का अधिकार। अब आपका इस पे एक क्वेश्चन बन जाएगा, पुटअप होगा, जो कि है बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने हेडिंग के रूप में दे दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बच्चों के अधिकार, यानी कि यूएनओ, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ बोलते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है कि इसमें बाल अधिकारों की चर्चा की गई है, जो बालकों के लिए जो अधिकार बनाए गए हैं उसके बारे में लेके इसमें चर्चा की गई है, क्योंकि वह भी एक शिक्षा का एक प्रमुख पॉइंट है। तो ऐसा है कि पिछले चैप्टर में मैंने पूरा चैप्टर क्या मतलब भाग 1 जो था उसको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था, लेकिन अब आज हम भाग 2 को पूरा विस्तृत एक साथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें शायद आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम बाल अधिकारों को पढ़ते हैं, यानी कि जो घोषित किए गए बच्चों के अधिकार हैं, कब हुए, किसके द्वारा हुए, या भारत में इसकी घोषणा कब की गई, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। और शिक्षा के अधिकार की मुख्य विशेषताएं जो हैं, ठीक है, जिसे हम राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, RTE बोलते हैं, उसे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो हम पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ के कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जितना थोड़ा हम पढ़ेंगे, जितने अच्छे से हम लोगों के दिमाग में बैठेगा, उतना ही अच्छा हम लोग के लिए होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन आपका उठता है, ठीक है, कि बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया। तो इसका एक हेडिंग मैंने दे रखा है, अभी बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बच्चों का अधिकार। तो इसमें पहला पॉइंट है यूएनओ ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूएनओ ने बाल अधिकारों की विचार व चर्चा 10 दिसंबर 1950 ईस्वी में की और घोषणा 20 नवंबर 1989 में की गई। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम में नहीं आना है, बहुत ही कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन एकदम क्लियर है कि विचार और चर्चा जो की गई वो 1950 ईस्वी में की गई, 10 दिसंबर 1950 में। लेकिन अगर इसकी घोषणा की बात आती है कि घोषणा कब की गई, पूरे जन समाज में अगर बात की जाए, पूरे जनता के बीच में अगर ये घोषणा की गई, तो कब की गई, 20 नवंबर 1989 में की गई, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित कराना था। जैसा कि मैंने अभी कहा कि यहाँ पे बालक के अधिकारों की बात की जा रही है, वो चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे रहन सहन से संबंधित हो, या खान पीन या पोषण से संबंधित हो, हर एक अधिकारों की बात यहाँ पे बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है। तो वही है कि मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। मानवीय अधिकारों को, इन्हें आप चाहिए तो ब्लैक अंडरलाइन कर सकते हैं इसके नीचे, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। अब यहाँ पे भारत ने कब स्वीकार किया, यानी कि घोषणा कब की, 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया गया। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपका 2-3 क्वेश्चन यहीं पे पुटअप हो जा रहा है, आप देख लीजिए कि कब किया, ठीक है, किसने किया, ठीक है, चर्चा कब हुई, घोषणा कब हुई, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे, मानवीय अधिकार, बालकों के मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित कराना था, ठीक है। तीसरा आपका होता है कि भारत सरकार ने कब घोषणा की। तो यहाँ पे आपका कई क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो कि आपके कंपटीशन लेवल पे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, और आपके खुद के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में भी पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। अब हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं। ये मैंने एक हेडिंग दे दिया है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आपको चीज़ें बहुत क्या है क्लियर हो जाएं। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि बाल अधिकारों की मुख्य बिंदु निम्नवत है। तो मैंने एक हेडिंग दे दी है क्योंकि इसमें कई पॉइंट्स हैं, क्योंकि यही आपका मुख्य है।
ठीक है, अधिकार हैं, इसमें अधिकारों की बात की गई है कि बच्चों को क्या अधिकार प्राप्त हैं। तो बच्चों का पहला अधिकार ये है कि पहला है बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण एवं राष्ट्रीयता प्रदान करने का अधिकार, यानी कि यहाँ पे अधिकार होना चाहिए, बच्चों का पंजीकरण होना आवश्यक है ताकि उनको राष्ट्रीयता प्रदान हो सके। ठीक है, और फिर दूसरा है बच्चों के माता पिता के इच्छा के विरुद्ध अलग ना होना, मतलब बच्चों के विरुद्ध जाके माता पिता अलग नहीं हो सकते। ये नहीं कि हाँ अलग अलग जीवन यापन करे किसी भी कारण, तो यहाँ पे बच्चों के विरुद्ध जाके, ठीक है, यानी कि बच्चों से अलग होके या बच्चों के बिना राय लिए अलग हों। तीसरा है प्रत्येक बच्चों को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार। पांचवा है माता पिता या परिवार से पुनः एकीकरण व संबंध बनाए रखने का अधिकार। पांचवा है कि बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने हेतु राष्ट्र द्वारा कानून बनाया जाए, यानी कि जो बच्चों का अपहरण हो जाता है, उनका जो व्यापार कर दिया जाता है, ये सब रोका जाए। फिर छठा है आपका लैंगिक शोषण से बचाया जाए। और आपका आगे चलिए बढ़ते हैं कि शरणार्थी बच्चों के शरण प्रदान करना। शरणार्थी कई भी प्रकार के हो सकते हैं, इसका मतलब कहीं से भी मतलब कैसे लिया जा सकता है बता देते हैं आपको, कि जैसे कि हॉस्टल हुआ, ठीक है, या कोई बच्चे जहाँ जाके रह रहे हैं, किसी के यहाँ जाके रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या हॉस्टल है, या फिर कोई बच्चा जिसको कोई गोद लिया है, तो ऐसे सब जगह पे क्या है कि वहाँ पे शरण प्रदान करना उन्हें अनिवार्य है, जिनके पास बच्चे गए हैं, ठहरे हैं। अगला है यदि माता पिता या उनके लिए रखे गए उत्तरदायित्व, यानी कि उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा, यानी कि जो मेड वगैरह रखी जाती हैं देखभाल करने के लिए, या कभी कभी टीचर्स ही बुरा बर्ताव कर देते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी उत्तरदायी ही हैं बच्चों के। ठीक है, उत्तरदायित्व का जो भी निर्वाह करता है वो उत्तरदायित्व के ही अंतर्गत उत्तरदायी ही आते हैं, तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा इन सब प्रकार से, अगर उनके साथ दुर्व्यवहार या गलत व्यवहार हो रहा है तो। आगे बढ़ते हैं, सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम बच्चों के भाग लेने तथा सेना में भर्ती होने पर निषेध, यानी कि ये मिलिट्री वगैरह में, सेना में 15 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं वो भाग नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 10वां है बच्चों को नशीले पदार्थ व द्रव्यों के सेवन से बचाना, यानी कि जो भी शराब, गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, उन सब चीज़ों से इन्हें रोकना। अब है 11वां, जहाँ गोद लेने की मान्यता है वहाँ बच्चों के हित को ध्यान रखना। अब ये बहुत मेन पॉइंट है कि जो लोग बच्चों को गोद लेते हैं, ठीक है, जो अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, उनकी संपत्ति क्या है, आय क्या है, क्या वो अच्छे से भरण पोषण कर सकते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सरकार ने यहाँ पे इसका भी नियम बना रखा है, इसके भी बच्चों के लिए अधिकार प्राप्त कराए गए हैं सरकार द्वारा, कि उनकी पहले पूरी तरीके से जांच हो जाए, ठीक है, कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका बोल भाषा कैसे है, बच्चा एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उनका नेचर क्या है, आमदनी क्या है, कि आगे चल के भरण पोषण वो कर सकते हैं बच्चों की या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बच्चा अडॉप्ट करने से पहले ये सारे संरक्षण किए जाते हैं बच्चों के प्रति, ताकि बच्चों का जीवन आगे चल के सफल बने। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट, कि बच्चों को धार्मिक खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आत्मिक शोषण की दृष्टि से बचाओ।
यहाँ इसका अर्थ यह है कि बच्चों को धार्मिक शोषण यानी कि धर्म जाति पात में नहीं भड़काना है कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं। ये धार्मिक शोषण होते हैं जो कि बच्चों के ऊपर बचपन से ही बहुत ज़्यादा लोग डाल देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए सरकार ने इसको भी नियम के अंतर्गत लाया है कि यहाँ पे खतरनाक कार्य करने, यानी कि बहुत लोग होते हैं क्या करते हैं कि बच्चों का जो बहुत लोग व्यापार करते हैं, तो यहाँ पे व्यापार के लिए भी रोक लगाए गए हैं। और उसके साथ साथ क्या है, बच्चों के साथ खतरनाक कार्य करवाते हैं। कुछ लोग रस्सी पे चलवाते हैं, कुछ लोग जैसे कि आप देखे होंगे कि सर्कस में बहुत छोटे छोटे बच्चों को खतरनाक काम करवाए जाते हैं। तो ये सबका यहाँ पे रोक है। और शारीरिक मानसिक प्रताड़ना जो की जाती है, ठीक है, जो उनकी नैतिक हीनता की जाती है, इन सब शारीरिक हीनता मानसिक हीनता जो उनके अंदर आती है, ये सब इन सब के द्वारा जो इनके अंदर चीज़ें जो डेवलप होती हैं उनको रोकना है, उनको कम करना है, यानी कि उनका आत्मिक शोषण से बचाव करना है। इन सारे शोषणों से उनका बचाव करना है ताकि वो खतरनाक कार्य ना करें, वो धार्मिक शोषण के बीच में ना फंसे, उनका शारीरिक मानसिक और नैतिकता जो है आत्मिक वो हमेशा के लिए स्वस्थ बना रहे। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही काफ़ी है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे हम इसी के पार्ट में आगे बढ़ेंगे कि शिक्षा के अधिकार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, राइट टू एजुकेशन जिसे बोलते हैं। तो इसके लिए थैंक यू, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।